द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ गोवा से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर फारूक आदिल। फारूक साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, जो कॉन्सेप्ट है पेट्रियटिज्म का, उसको कैसे देखते हैं? हुब्बुल वतनी का जो तस्वुर है कि एक अंग्रेजी में कहते हैं कि माई कंट्री राइट और रॉन्ग, यानी मेरा मुल्क गलत है सही है, मैंने इसको डिफेंड करना ही करना है। या आप थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लेते हैं कि अगर आपके मुल्क की पॉलिसी में कोई खराबी है, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, अगर आपके यहाँ कोई कमी है तो उसको भी आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, जिसको कहते हैं क्रिटिकल पेट्रियटिज्म। तो किस तस्वर को आप पसंद करते हैं? जी, जो आपने आखिरी कॉन्सेप्ट बताया है ना, क्रिटिकल हम्म, पैट्रियटिज्म, मैं जी इसी जी। को पसंद करता हूं। लेकिन हम्म, उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आप जब अपने मुल्क के बारे में और अपनों के बारे में बात करते हैं तो आपका लहजा कुछ और होता है, और जब आप बाहर किसी और के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी राइवल के साथ, हम्म, दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी भारत के साथ भी, इंडिया के साथ भी वैसी ही दोस्ती हो जैसे दूसरों के साथ है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ फर्क होता है। आप जब घर में बैठ के तनकीद करते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं, भाई को समझाते हैं, दोस्तों को बताते हैं, तो आपका लहजा और होता है। और जब आप अपनी हदूद से निकलते हैं तो सूरत माहौल बदल जाता है, और फिर जैसे आपके साथ कोई गुफ्तगू करता है वैसे ही आपकी गुफ्तगू होती है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपना जायजा लें, एक दूसरे को समझें और समझाएं। मैं अंदर इनसाइड बात कर रहा हूँ, और जो गलती है उसकी निशानदेही करें। और आप आपके दिल की बात मैं कह देता हूँ कि हमें कोई सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। अपने मफाद को जरूर पेश नजर रखना चाहिए, सेंट्रिक किसी को भी नहीं होना चाहिए। अच्छा फारूक साहब, मसलन एयर मार्शल असगर खान जो बड़े रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एंड आई थिंक ही वाज अ स्टांच पेट्रियट, उन्होंने जब ये कहा कि जितनी भी जंगें हुई मैं उनका मैं स्टार्ट। मैं मैं नाम नहीं समझ सका, किसका जिक्र कर रहे हैं? एयर मार्शल असगर खान, जी जी। एयर मार्शल असगर खान ने जैसे कहा कि जितनी भी जंगें हुई उनका आगाज जो है, उनका स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से हुआ। हम्म। तो बहुत से लोगों के नजदीक ये तो एक गद्दारी है, पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है। तो फिर क्या उनका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए था? हमने क्या किया, रिसालपुर वाली एकेडमी जो है मिलिट्री, इनकी एयरफोर्स की उनके एकेडमी, नाम कर दी, उनके उनके नाम नाम कर कर दी। दी। जी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बदल रहा है हम्म, ना? पाकिस्तान ने अंडरस्टैंड किया है कि माजी में हम क्या थे और आज हम क्या हैं। तो ये सिर्फ असर खान ने तो ये बात नहीं कही है। आप जनरल हम्म, मूसा को पढ़ें, हम्म, आप अयूब खान को छोड़ दें, या आप मुशर्रफ को छोड़ दें, आप बहुत सारे दीगर जर्नैल हैं, उन्होंने भी बायोग्राफीज लिखी हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफीज लिखी है। उसमें कमोबेश इसी किस्म की बातें हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चीजों को क्रिटिकली, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके तहत समझने की भी कोशिश करता है। हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें आईना भी दिखाते हैं, यानी अपने घर के अंदर बैठकर, और दुरुस्त राह भी सुझाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये देखें ना कि जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में हमारा क्या स्लोगन होता है? हम कहते हैं कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हम अच्छे करेंगे, उनके साथ मजीद बेहतर ताल्लुकात करेंगे, और जो बदमज़गी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में बदला हुआ माहौल अच्छा, उसमें फारूक साहब बात यह है कि बुक में किसी में जिक्र कर देना, और हमारे यहाँ बुक्स का प्रिंट रन कितना होता है, 500 1000 हो तो हम कहते हैं बड़ी बड़ी बात है भाई। तो वो बात जो है ना, हमारा कोई टीवी एंकर नहीं करता, वो बाकी जो कालम नवीस है वो नहीं फिर वो बात करते। बात को पॉपुलैरिटी तो उसी वक्त मिलती है ना कि एक बात किसी ने कर दी, तो बाकी जो कालम नवीस हैं, एंकर्स हैं, वो उसको डिस्कस करें। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। और ये जो बात है कि जी पाकिस्तान में इंडिया का इशू नहीं है और इंडिया में पाकिस्तान का इशू होता है, मेरा ख्याल है है। अभी ये भी मैंने शायद ये बात कही नहीं है, लिहाजा आप भी ना मैं कहें। ये पाकिस्तान में ये बात अक्सर की जाती है। तो अब देखिए, जब मोदी जी आए थे लाहौर,
तो बिलावल ने कश्मीर के इलेक्शन में जाके क्या कहा था कि मोदी का जो यार है, गद्दार है। मतलब दैट इज अ गिवन। वो उससे आगे की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह की बातें करते रहे हैं कि जी इंडिया के साथ हम ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला रिजॉल्व कर दो पहले। यस, जी अभिषेक जी। मैं जी गुजारिश ये सर। कर रहा हूँ कि आपने जो कमेंट किया है, दरअसल लगता ये है कि उसके लिए मुझे आंसर करना चाहिए। जी जी तो प्लीज। अगर मुझे आप मौका दें तो फिर मैं आगे, जी फिर आगे बात चले ना। जी। ये बात बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और जब हम टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स करते हैं तो उसमें इस तरह की चीज आती है। लेकिन इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, मेरे ख्याल में आपने उसको ज्यादा स्टडी किया होगा, जिसमें साबिक आर्मी चीफ ने खड़े होकर कहा कि हमें एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे बिहेव करना है, हमें दोस्तों की तरफ भी बढ़ना है, अपने पड़ोसियों की तरफ भी जाना है, और चीजों को दुरुस्त करना है। ये मैं जनरल बाजवा का जिक्र कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल में उसका कॉन्टेक्स्ट मुझसे ज्यादा आप बेहतर बता सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कही, लेकिन उस मरहले पर उनकी अपनी लाई हुई हुकूमत, जो इमरान खान लेड गवर्नमेंट थी, उसने मसाइल पैदा किए, और वो चीज वहीं की वहीं रुक गई। वरना देखिए, रुकाव पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसाइल हैं, ज़हनी तनाव मौजूद है, नफ्सियाती तनाव मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ने की ख्वाहिश हमारे यहाँ है। जो बात आप कह रहे हैं कि ज़राए इब्लाग में चीज़ डिस्कस नहीं होती, मैं आपको कल की एक मिसाल देता हूँ। कल ये हुआ कि एक इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह साहब, राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में कि हम क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशन करने के कायल हैं, और उस रिपोर्टेडली उसमें यह भी कहा गया कि 20 आदमी पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने कत्ल किए। उस पर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का रिटेलिएट किया उसने, और उसने कहा कि ये नाकाबिले कबूल है, हम रिटेलिएट भी करेंगे, हम जवाब भी देंगे, और फिर उन्होंने कुछ मिसालें भी दी। उस मौके पर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अहम नहीं है, आखिरी बात अहम है, वो ये कि उस मौके पर यानी गुज़श्ता शब टेलीविजन शो में यही सवाल, राजनाथ साहब का बयान, और फिर हमारे वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर दिफा का बयान, देखा जी। इसको सवाल उठाया गया हसन निसार के सामने। तो हसन निसार ने उड़ा के रख दिया वजीर दिफा पाकिस्तान को, और मोस्ट प्रोबेबली, यानी मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे राजनाथ को और इंडिया को। तो कैसे उन्होंने सपोर्ट क्या किया, उन्होंने क्या कहा? बस इस बात को जानने दें आप। नहीं ये नहीं ये प्लीज। ये 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 यहाँ का मौजू नहीं है। नहीं, पब्लिक डोमेन में आ चुका है ना सर। नहीं, या तो मेरे कोई कहने का हो मतलब, ना, कोई नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंशियल वो चीज कोई हो। पर्सनल नहीं है, अब डिट्रैक हो जाएंगे। मैं बता देता हूँ आपको। जी उन्होंने जी। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात की, और उन्होंने कहा कि पहले तुम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान में खराबी की, और उसके बाद इंडिया ने कुछ नहीं किया, हल्की फुल्की मौसीकी की, ठीक है, और आप अपने आधे मुल्क से महरूम हो गए। तो तुम इंसान के बच्चे बनो, कमोबेश यही अल्फाज थे असल में, आपको पता है उसकी। जी जी। और वरना तुम्हें कोई, यानी यानी मुंह दिखाने के काबिल वगैरह नहीं रहोगे। तो ये ऐसी कोई अच्छा कमेंट नहीं था, मैं इसलिए इससे एतराज कर रहा था, मैंने आपको बयान। जी अभिषेक जी, व्हाट आर योर थॉट्स? जी मैं डॉक्टर फारूक सर की बात, उनकी जो फीलिंग्स है उसको मैं समझता हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट पाकिस्तानी, कोई अगर पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलेगा तो उनको चोट होगी, दर्द लगेगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, और ये एक्सपेक्ट करना कि उनको दर्द नहीं होगा, दैट इज इनसेंसिटिव। लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को जैसे मैं देखता हूँ कि जब तक हम, जैसे राजनाथ सिंह जी का बयान जो है, इट साउंड्स प्रोवोकेटिव, अगर आप उसके कंटेक्स्ट को हटा दें। अगर इंडिया ये कह रहा है कि भाई हम कोई बात हो ना हो बिना कारण घुस के मारेंगे, देन इट्स प्रोवोकेटिव। बट अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई आपके घर में प्रॉब्लम है, आप उस पर एक्शन लें, और आप लेने से मना कर रहे हो, आप डिनाइल की टैक्टिक्स में जा रहे हो, आप कह रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं, देन अगर हम ये कह रहे हैं कि हम यूज करेंगे वायलेंस का इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड, तो वो सारा खेल ही दूसरा हो सकता है, हो जाता है। जैसे आप सेल्फ डिफेंस जो लॉ में कंसेप्ट है, उसमें
सेकेंड यूज ऑफ वायलेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, बिकॉज आपका सेल्फ डिफेंस है ही नहीं अगर कोई पहला क्रिमिनल यूज ऑफ वायलेंस आपके अगेंस्ट में या यूज ऑफ फोर्स नहीं हुआ है. दैट्स व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड. इंडिया इज अ कंट्री, बारिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन. सारी दुनिया ये कहती है कि इन्होंने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कभी हम घर से बाहर निकले ही नहीं किसी को मारने के लिए. ऑल द वॉर्स दैट इंडिया हैज वेज्ड और हैज फॉट इज अ डिफेंसिव वॉर. अब आप उसको यदि एक्नॉलेज ना करें तो कुछ नहीं किया जा सकता. तो जो मैं कह रहा हूं डॉक्टर फारूक की बात से सही है. अगर कोई ऐसा बोलेगा यार कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, मुझे भी बहुत चोट लगेगा कि हाउ डेयर यू कैन यू से दैट. बट अगर मैं थोड़ा सा उसको ये करूं कि भाई आप अगर ऐसे तत्वों को, अनासिर को अपने यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, पाल रहे हैं, जिनका पिछले 70 साल से काम यह है कि इंडिया में जाएं और ब्लड बात करें और चले आए, वो फिर उसके बाद आप ये कहें कि जी हमारे तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा स्टेट का कोई पार्ट नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, और इस तरीके के शरारत को आप खड़ा कर दें और सॉवरेनिटी का क्लेम लेकर के आप सारे नॉन सॉवरेनिटी के काम या नॉन स्टेट एक्टर्स के काम करें. सो दैट रेजेस अ क्वेश्चन. और ये सिर्फ हमारा नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम विद अमेरिका, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान फेसेस विद अमेरिका, विद अफगानिस्तान, विद ईरान. अभी ईरान ने जश्र अदब पे हमला किया आपके यहाँ पे आकर के, वो तो बिरादर मुल्क है, फिर वो क्यों कर रहा है ना. क्वेश्चन तो सोचना पड़ेगा कि ये कौन से तत्व हैं जो पाकिस्तान का ये कहना कि जी स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है. अगर आपकी स्टेट इतनी इनइफेक्टिव है कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, यू आर अनेबल या अनविलिंग टू कंट्रोल देम, फिर तो सोचना पड़ेगा कि क्या स्टेटहुड जायज है या नहीं है. ये पहली बात. देखिए दूसरी बात ये कहूं तो हम फिर कह रहे हैं हमारा पूरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में रत्ती भर वायलेंस करने का. हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का. हमारा पूरा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान फ्लरिश हो. हमारा पूरा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में खुशियां आए, पाकिस्तान इकोनॉमिकली डेवलप हो. हमारा जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, जिसको पाकिस्तान कहता है, वो पीओजेके को लेकर है, वो वाले पार्ट पे हम अपना क्लेम करते हैं. बाकी पूरा पंजाब, आपका बलूचिस्तान, आपका सिंध, आपका जो पख्तूनख्वा है, वो सब आपका रीजन है. आप उसको कैसे गवर्न करेंगे, दैट इज इंटायरली योर बिजनेस. India has nothing to bother about that area. एक लास्ट चीज देखिए, पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ रिलेशन या किसी के साथ भी रिलेशन, जो मेरी थ्योरी है वो ये कहती है कि पाकिस्तान की थ्योरी जो है, प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल नहीं है. पाकिस्तान की समस्या जो है ना वो बहुत पूरा 99% डोमेस्टिक है. पाकिस्तान नीड्स टू नो हु आर दे. यदि उनका खुद के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा तो सारी दुनिया के साथ उनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा. जब पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो किस चीज में है, पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो इंप्रूव कर जाएगा, इंक्लूडिंग भारत. आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, ये आपके आंख में, आपके चश्मे को आपने अगर ठीक करना है तो चश्मे का नंबर ठीक करना वाले का, सामने वाले का मुंह तोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट माय सजेस्ट कि प्लीज आप खुद से अपने संबंध को ठीक कीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. सही. डॉक्टर फारूक साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो तनकीदी बात सुन भी लेते हैं, इवन क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करते हैं. तो वरना पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो तनकीद को सुन लें और फिर दोबारा भी मैं उनको इनवाइट करूं तो वो आ जाएं, तो फिर दोबारा नहीं आते वो. सो थैंक यू वेरी मच फारूक साहब. तो And I मेरी hope I have said nothing that Farooq sir will take as an offense. आई होप नॉट. तो फारूक साहब, पिछले दिनों फेसबुक पे मेरी एक डिबेट चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के हवाले से. तो उसमें एक साहब से मैंने पूछा कि आप ये फरमाइए कि पाकिस्तान की कंप्लेंट्स क्या हैं विजा वी इंडिया, और इंडिया की कंप्लेंट्स क्या हैं विजा वी पाकिस्तान, कि क्यों दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं. उन्होंने पाकिस्तान की जो कंप्लेंट्स है वो तो बता दी. तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की दोबारा कि आप प्लीज ये भी बता दें कि इंडिया की कंप्लेंट्स क्या हैं, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट. कि अगर हम सेल्फ क्रिटिकल नहीं होंगे, खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, खुद तनकीदी नहीं करेंगे, तो शायद हम सेल्फ राइचियसनेस का शिकार हो जाएं, हम बेहतरी की तरफ ना जा सकें. तो कौन सी वो कंप्लेंट्स हैं, बड़ी 2-3 कंप्लेंट्स जो हैं कि जो पाकिस्तान को हैं और जो इंडिया को हैं? मुझसे कह रहे हैं? जी जी. अच्छा, शुक्रिया शकील साहब, आपने मेरे बारे में अच्छे कलिमात कहे
और डॉक्टर अभिषेक की गुफ्तगू सुन के मुझे बहुत लुत्फ आया और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने तल्ख बात भी कही। यही तरीका होता है, इख्तलाफ भी ज़ाहिर किया जाए तो उसे ऐसे किया जाना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मुझे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू से और उनकी शख्सियत से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे अच्छे लगे वो। और मुझे खुशी होगी कि आइंदा भी हमारा आपस में राब्ता रहे और हम मिलें, मुझे बहुत दैट्स गुड। खुशी होगी। अच्छा, मैं आपको एक ताज़ा फ़िल्म है इंडिया की, उसको रेफ़र करना चाहता हूँ। उसका नाम है खुफिया। जी। आपने देखी होगी, कम से कम अभिषेक ने तो ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी जी, तो मैंने देख लें। मैंने तो नहीं देखी बहरहाल। जी, देख लें उसको। एक बार जी, जी। नाम जरा फिर से बोलते हैं सर। खुफिया। खुफिया, खुफिया। खुफिया। जी, जी, मैं इंडियन जी। फ़िल्में देखता हूँ। मैं बड़ा यानी मेरे घर में, और मैं हूँ भी, बड़ा यानी नेशनलिस्ट समझा जाता है मुझे। लेकिन उसके बाद मुझे ताना देते हैं मेरे घर वाले कि यार तुम बैठ के तो इंडियन फ़िल्म देखते हो। मैंने कहा मैं इसलिए देखता हूँ इंडियन फ़िल्म, एक तो ये बहुत अच्छी यानी प्रोफ़ेशनली बड़ी साउंड फ़िल्म होती है और लुत्फ़ आता है उसे देखकर। और देखिए मैं लंबी बात तो नहीं कर रहा। नहीं, नहीं, प्लीज़। जी, अच्छा, जी, कीजिए। तो अच्छा लगता है मुझे। और दूसरे मैं, चूँकि मेरा अदब से भी कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक है, तो मैं उनके मौज़ूआत को समझता हूँ, वो देखता हूँ कि किस तरह से वो चीज़ों को वो उनकी बुनत, हमारे यहाँ उर्दू में तो उसको बुनत कहते हैं, नेटिंग कह लें, हुँ, हुँ। कि वो कैसे करते हैं। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात उसमें जो नेशनलिज़्म का एलिमेंट होता है इंडियन फ़िल्म में, मैं उसको स्टडी करता हूँ और फिर मैं ये देखता हूँ कि उसके मुकाबले में हमारे यहाँ ऐसे ही मौज़ूआत को क्या कोई उठाता है या नहीं उठाता है? और अगर उठाता है तो उसकी रेटिंग कैसी होती है? और नहीं उठाता तो क्या मामला होता है? तो खुफिया फ़िल्म मैंने देखी। खुफिया फ़िल्म में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, अमेरिका में जाके कत्लो-गारतगरी करती है और वहाँ अपने ही लोगों को मारती है और अमेरिकन्स को भी कत्ल करती है। और वहाँ एक खातून जाती है जो वहाँ की लोकल चीफ होगी या जो भी होगी फ़िल्म के मुताबिक। तो वो ये एक जुमला कहती है, एक डायलॉग कहती है कि ये अमेरिका है और तुम हम इंडियंस को जानते नहीं हो, हम खून में नहला देते हैं। और फिर वहाँ ब्लड बाथ ही दिया जाके उसने। हुँ, हुँ। तो मैं गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है जैसे मेरे भाई डॉक्टर अभिषेक कह रहे हैं हुँ, कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने कभी मुदाखलत नहीं की। मैं इस मुदाखलत जो उन्होंने केस पेश किया है कि हमारी तरफ से हमेरा हमेशा एग्रेशन हुआ और या नॉन स्टेट एक्टर्स गए, जैसे कि बकौल इनके यहाँ से क्लेम किया जाता है, और रिटेलिएशन भी होगा, नहीं, इससे हट के भी हुआ। आपका हमारा पूरा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है और फुटप्रिंट्स मौजूद हैं इंडिया के वहाँ, और इंडिया की वजह से बलूचिस्तान डिस्टर्ब है। और वो जो साहब बलूचिस्तान की सरजमीन से गिरफ्तार हुए हैं, और वो जो उनकी नेवी के रिटायर्ड या हाजिर सर्विस अफसर थे, जो एक यानी जासूस के तौर पर, वो हमारी सरजमीन से ही पकड़े गए ना। इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए, लाहौर से पकड़े गए असले के साथ और एक्सप्लोसिव मवाद के साथ पकड़े गए। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा मुसलसल जारी है, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, और वो उसमें वो प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा है और उसमें पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाती है। मैं आज भी मैं कुछ उसकी वो देख रहा था रील्स और वीडियोस। तो ये क्या है? ये शिकायत है ना हमारी तरफ से। तो अगर हमने अच्छे हमसायों की तरह रहना है, कायदे-आज़म ने ये कहा था क़याम पाकिस्तान के बाद कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस वैसे ही होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। हम पूरे पाकिस्तानी नेशन इस पे बिलीव करते हैं। अगर बीच में कोई इरिटेंट्स हैं, तो उन इरिटेंट्स को हमें दूर करना है। अगर उन इरिटेंट्स की वजह से इंडिया रिटेलिएट करेगा, तो हमारी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। अगर इंडिया बहुत मुखलिस है हमारे साथ ताल्लुकात कायम करने में,
और अमन कायम करने में इस रीजन में, तो फिर उन इरिटेंट्स पर काबू पाने में उसे सपोर्ट करना चाहिए हमें, ना कि वो हमें दोहरी मसाइल पैदा कर दे, वो हमारी सरजमीन पे हमला भी करे। मैं इस इत्तेफाक नहीं करता इस थ्योरी से जो डॉक्टर अभिषेक ने कही कि जी हमारे साथ चूंकि मसाइल हैं या हमारे यहाँ से शरारत होती है, वो हम पाकिस्तान के अंदर आके मुदाखलत करें और ऑपरेशन करें, नहीं, तो फिर तो हमें भी हक हासिल हो जाएगा। इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर तो आप मौजूद हैं, आप आजाद कश्मीर पे पकड़े जाते हैं। आजाद कश्मीर पर मैं क्लेम नहीं मानता डॉक्टर अभिषेक का। आजाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो जो इंडियन जिसपे कब्जा है, उस पर तो हमारा क्लेम है, वो हमारे लोग हैं, हमारा खून है, हमारे रिश्ते नाते हैं उनके साथ, और वो नेचुरल हमारे पाकिस्तान का नेचुरल हिस्सा है। आपके साथ तो उसका कोई एरिया मिलता नहीं है। अगर वो एक साजिश के तहत पंजाब की तकसीम गलत ना होती तो आपका तो कोई लेना देना था ही नहीं कश्मीर के साथ। तो खैर ये मौजू नहीं है, मौजू आपने जो उठाया वो है। तो बात ये है कि इस तरह से आप मुदाखलत करके चीजों को बिगाड़ तो सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। चले फर्ज किया, जैसे हसन निसार कह रहे थे कल कि जी आपने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर मजालिम किए थे, इंडिया ने तो वहां आके हल्की फुल्की मौसीकी की थी जिससे ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। यही बात कोट इन कोट मैं बता रहा हूँ, यही बात हसन निसार ने कही। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर इख्तिलाफ हमारा अंदर था, बंगाली पाकिस्तानियों के साथ और बाकी लोगों के साथ इख्तिलाफ था, सियासी इख्तिलाफ था, इंतकाल इक़्तिदार का, ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रॉब्लम था, तो ये हमारा दाखिली मसला था। इस दाखिली मसले में इंडिया को किसने हक दिया था कि वहां फौजें दाखिल कर दे? उसको कोई हक नहीं था। अगर वो मामले को दुरुस्त करना चाहता था तो फिर उसको किसी तरीके से, अगर वो दोस्त था तो किसी तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये है केस, ये छोटे मसाइल नहीं है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी मैं अच्छे ताल्लुकात का हामी हूं, मैं जंगो जदल का हामी नहीं हूं, मैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हामी नहीं हूं मैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी शिकायत तो है ना, हम उन शिकायत को फेंक तो नहीं सकते। जी फारूक आदल साहब, आप माशाल्लाह नॉलेजेबल आदमी हैं, तो अगर ब्रीफली ये बताएं कि इंडिया की कंप्लेंट्स क्या हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसके ये बगैर डॉक्टर अभिषेक से पूछें, मैं क्यों बताऊं? नहीं, आप सर नॉलेजेबल आदमी हैं, क्योंकि नहीं, ये नहीं है, मुझे इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ये तरफ से बात होगी तो मैं, मेरे पास अगर कुछ कहने को होगा तो मैं कहूंगा, वरना अपनी गलती तस्लीम कर लूं। अच्छा, तो सर आपने जो बात की कश्मीर की, तो उसमें बहुत सारे इंडियन आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने इस मसले को खराब करने में किरदार अदा किया। अगेन वी हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल एंड ऑनेस्ट। तो जूनागढ़ की एक्सेशन जो है वो पाकिस्तान ने किस लॉजिक के तहत कबूल की? क्योंकि आज हमें बताया जाता है जी कश्मीर कंटिगुअस है और मुस्लिम मेजॉरिटी है, सो इट शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जूनागढ़ जो है ना तो कंटिगुअस था ना मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उसकी एक्सेशन आपने कबूल करके उन इंडियंस को जो चाहते थे कि यार हो गई पार्टीशन, हमें पसंद नहीं थी लेकिन हो गई, चलो लेट्स मूव ऑन, उनको आपने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड रिलेशंस विद अस, दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स विद फॉर अस। और फिर कश्मीर का भी मेरे ख्याल में लोगों को नहीं बताया जाता कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, दूसरी साइड के आर्गुमेंट्स क्या हैं। अपने ही लोगों को हम एजुकेट नहीं करते कि उनको अगर एजुकेट कर दिया तो फिर वो उस तरह से इमोशनल तरीके से नहीं सोचेंगे जो हम चाहते हैं कि वो सोचें, जो स्टेट चाहती है कि वो सोचें। मसलन कश्मीर पे सबसे डिटेल्ड किताब अब जो है, इतनी लंबी गुफ्तगू मुझे कहाँ याद रहेगी कि आपने क्या सवाल उठाया है। दो पॉइंट्स हैं, एक जूनागढ़ का एक ये है। तो तो सर मैं गुजारिश करूं, मैं मेरी गुजारिश सुन लीजिए पहले। जी तो एजी नूरानी ने कश्मीर डिस्प्यूट जो किताब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वो पब्लिश की 2014 में, कराची में पब्लिश हुई वो, और किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया कि उन्होंने गलत बात की।
तो वो ये कहते हैं कि जिन्ना साहब को ऑप्शन दिया गया कि तीनों स्टेट्स में हम रेफरेंडम करवा देते हैं, प्लेबिसाइट करवा देते हैं, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, दक्कन। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके अलावा सर शौकत हयात, सरदार शौकत हयात ने ये लिखा है अपनी याददाश्तों में कि सरदार पटेल की तरफ से ये ऑफर आई कि आप हैदराबाद, दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। उस पे भी जो है लियाकत अली खान एग्री नहीं हुए। तो अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर फारूक साहब जवाब देंगे। जी जी, फारूक साहब की, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फारूक साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड हम दोनों दो बातें कर रहे हैं बट इन अ वेरी ह्यूमनली मैनर। अच्छा, 3 पॉइंट्स फारूक साहब ने उठाए और मैं उन तीनों का आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इंडिया मुदाखलत कर रहा है और डिस्टर्ब करता है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को, और कुलभूषण जाधव साहब का एग्जाम्पल भी दिया गया। अच्छा, अगर कुलभूषण जाधव साहब टेररिस्ट होते तो हम आईसीजे में नहीं जाते। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि वो एक एक्स सर्विसमैन नहीं है। कुलभूषण जाधव जी के बारे में क्लेम का सर ने किया कि भाई हमने अपने आदमी भेज के वहां पे सैबोटाज एक्टिविटी कराई, टेररिस्ट एक्टिविटी करवाई, स्पायोनेज करवाया और ये सब चीजें। वी वेंट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन द हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म कोई अपने टेररिस्ट को लेके आईसीजे में नहीं जाता। और चूंकि जो पाकिस्तान का केस है कि हम यूनाइटेड नेशन में जाके इंडिया की अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू और डोजियर के थ्रू उनको हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, बेनकाब करेंगे, तो हमने आईसीजे इज अ मोस्ट क्रूशियल पार्ट और ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है? आईसीजे जनरल असेंबली का मैटर तो बनता भी नहीं, तो या तो सिक्योरिटी काउंसिल या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिकॉज की बाकी इकोसॉक और सेक्रेटरिएट का मैटर नहीं है ये। So the two potential forum where these issues could have been discussed, threadbare was ICJ और Security Council. Security Council being a political body, वहां पे भी बहुत कम संभावना है कि चलिए आप वीटो के शिकार हो जाएंगे, रशिया वीटो कर देगा, कोई और वीटो कर देगा। हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, हमने कहा कि आप प्रूफ कर दीजिए कि ये जो है एक टेररिस्ट है, इट इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर काउंसलर एक्सेस। पाकिस्तान मिजरेबली लॉस्ट द केस, मिजरेबली लॉस्ट द केस। 15 जजेस, जो 9 जजेस बचे, सब ने कहा कि ये कुलभूषण जाधव जी का जो सजा है वो कैंसिल किया जाए। आपके जेल में वो आज तक है, आप उनको हैंग नहीं कर सके। अगर आपका केस इतना सही होता तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीतते, आप दुनिया की अदालत में जीतते, मगर वहां पे आपने नहीं जीता। चलिए दूसरी बात करते हैं। आपने, सर ने कहा कि पीओजेके पे हमारा हिस्सा है। किस हिसाब से आपका हिस्सा है कश्मीर से? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम आपको जोड़ता है भारत में कश्मीर के हिस्से को लेने के लिए। मैं आपको सैकड़ों किताबें बता दूंगा ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने क्या कहा, इंडिया की जो डेफिनेशन है वो क्या दी। सैकड़ों डेफिनेशन है। वो कहते हैं इंडिया इन द नॉर्थ इज बाउंड बाय द हिमालयन रेंज इंक्लूडिंग कश्मीर, एंड इन द साउथ इट इज इनक्लोज्ड बाय सी ऑन द 3 साइड्स। उसको संस्कृत में आज से 4000 साल पहले, आई एम कोटिंग, 4000 साल पहले इसको लिखा गया। इसको समझा कितने साल पहले गया होगा वो आप सोचेगा। संस्कृत में ये विष्णु पुराण में आता है, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रय व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब होता है, और इसी डेफिनेशन को सारे अंग्रेजों ने कॉपी किया। इसी डेफिनेशन को आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में बाबर जब हिंदुस्तान आता है तो वो हिंदुस्तान की टेरिटरी को क्या बताता है। सर रही बात की क्या इस्लामिक हो जाने से, क्या मुसलमान हो जाने से एक नेशनहुड बन जाती है? सर मैंने नीचे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन शेयर किया है, यदि आप उसको स्क्रीन पे ला देंगे तो आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल सर। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का फारूक सर वो है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप ये नहीं कहेंगे गड़बड़ कर दिया इसने। ये है यूनाइटेड, नहीं पढ़ सकता ना इसको, तो आप बात करें, मैं आपकी बात पे एतबार करता हूं। जी जी, तो ये देखिए इनका आर्टिकल 1 में पढ़ देते। द यूनाइटेड अरब एमिरेट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट। इट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एमिरेट्स: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, उल Kalban, Ras Al Khaimah, and Fujairah. And the most important part is here: any other independent Arab country may join the union, provided that the Supreme Council agrees unanimously. कोई भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वो मेंबर बन सकता है।
एनी कंट्री कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप उनको बिरादरान वतन कहते हैं, बिरादर कहते हैं, वो आपको बिरादर नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि आप आज पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली बहुत खराब है, लेकिन यूएई दुनिया का पावरफुल कंट्रीज में से एक है। आप कल यूएई का पार्ट हो सकते हैं, कल आप अरबिक हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए आर्टिकल 1 में कि ये जो 8वां एमिरेट है उसमें हमको शामिल कर लो। उनके पास उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर ओपन टू न्यू कंट्रीज टू बी द पार्ट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पर उनकी कंडीशन है कि अरब होना चाहिए, मुस्लिम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अरब होना चाहिए। कश्मीर में आप अल-बरूनी की किताब पढ़ लें, अल-बरूनी अपनी किताब में लिखता है, एंड आई एम कोटिंग द वर्ड, अगली बार आप बोलेंगे तो मैं पेज नंबर के साथ आ जाऊंगा। अल-बरूनी की किताब कह रहा हूं, अल-बरूनी हैड नो गुड वर्ड। ऐसे ही मैं लाइटर मोड में एक बात कह रहा हूं, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि आप लोग पूरी तैयारी करके आए हैं और मुझे आपने अंधेरे में रखा हुआ है। तो ये नहीं सर, मैंने तैयारी नहीं की। ये नहीं, मैं चूंकि इस पर मेरी किताबें हैं, आई हैव रिटन बुक्स ऑन दैट, इसलिए आप ऐसे। मैं लाइटर मोड में ये बात कर रहा हूं, लेकिन आप अगली बार आपका आए हैं, मैं प्लान नहीं हूं। दिस इज फारूक साहब ये मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा जो है ना डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव या कोई डिसएग्रीमेंट वाला बंदा भी हम ढूंढते हैं, तो यू वर काइंड एनफ टू एग्री, तो वरना मजा नहीं आता जब आप मैं तो जी मैंने बहुत ही लाइटली बात की है, बहुत गिला नहीं किया मैंने। जी चलें, नहीं ठीक है। सो मैं बस वही कह रहा था कि देखिए, अगर ये क्लेम है कि मुसलमान हो जाने से सब पाकिस्तानी हो जाएंगे, कश्मीर पाकिस्तानी, फिर तो हमारे यहाँ बहुत सारे गोवा में मुसलमान रहते हैं, हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में मुसलमान रहते हैं, क्या वो सारे पाकिस्तानी हैं? और रही बात कंटिन्यूटी की, मैंने आपसे कहा बरूनी की किताब में वो लिखता है कि हिंदू कश्मीर का जो हिंदू कश्मीर है, यानी कि चूंकि वो सिविलाइजेशन उस समय शारदा लिपि और ये सब चलती थी वहां पे, तो वो बोलता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसका हिंदू सिविलाइजेशन का एक पीक पॉइंट है। सो पॉइंट ये है सर कि इंडिया हैज अ सिविलाइजेशनल क्लेम। आप अगर इंडियन बन के सोचेंगे, बिकॉज आप जिस शहर में रहते हैं, लाहौर, अब आई डोंट नो सर, आप शायद लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद, और मजे की बात बताऊं, इस्लामाबाद वर्ड कहां से आता है ये भी मैं बता दूं आपको। इस्लामाबाद जो है, मथुरा का नाम रखा था औरंगजेब ने, जब उसने मथुरा की सबसे फेमस जो कृष्ण जन्मभूमि थी, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिस्ट्री को ओन करते हैं ना यार डॉक्टर साहब, इस हिस्ट्री को ओन करते हैं हम तो। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूं आप इस हिस्ट्री को ओन कर रहे हैं, मगर वो आपको ओन नहीं कर रहे हैं, आप मुगलों को ओन कर रहे हैं। पर क्या उज़्बेक आपको कंप्लीट हो जाए? जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस हिस्ट्री को ओन कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसके एक पार्ट को ओन कर रहे हैं। वो हिस्ट्री मुगल से नहीं शुरू होती, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आप अगर जड़ों को खोद करके कहेंगे कि हम सिर्फ मुगल हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम का घर आएगा, क्योंकि फिर आप कहीं भी नहीं, जैसे आज पर्शिया है, वो ईरान इस्लामिक जरूर है, मगर वो अपनी पर्शियन रूट्स को नहीं करते। उन्होंने अरबिक लैंग्वेज को स्कूलों से बैन कर रखा है, वो कहते नहीं पढ़ाने देंगे, हम हमारी फारसी लैंग्वेज चलेगी। सो टू बी अगर आप मुसलमान हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट क्या मुसलमान होने के लिए खुद से नफरत करना जरूरी है अपनी हिस्ट्री से? एक लास्ट बात कह दूं, हमारे और आपके बीच में सब कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम कश्मीर है, कश्मीर इज द मेजर इरिटेंट, लेकिन मुतालिया पाकिस्तान में हिंदू जो है बनिया है, और हिंदू ब्राह्मण जो है वो दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, और सिख घटिया आदमी है। इसका कश्मीर से क्या लेना देना था? कश्मीर पढ़ा देते कि भाई ये है कश्मीर डिस्प्यूट। सो पॉइंट आई एम सेइंग कि टू नेशन थ्योरी जो है वो कहीं से भी एक सस्टेनेबल थ्योरी नहीं है सर। इट्स अ थ्योरी विच हैज नो रूट्स, इट इज अ थ्योरी विच हैज नो, जिसे कह लीजिए कॉम्प्रिहेंसिबल कंसेप्शन, जिसको कि एक्सप्लेन किया जा सके। जी सर। अच्छा अभिषेक जी, ईस्ट पाकिस्तान पे भी उन्होंने बात की, 71 का जो क्राइसिस था, कि वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर था, व्हाई डिड इंडिया इंटरवीन? इस पे प्लीज थोड़ा सा ब्रीफली बोलिएगा। इंडिया डिड नॉट इंटरवीन, पाकिस्तान डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न फॉर इंडिया। उस समय हमारी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि हमारे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। आप किसी देश को नहीं तोड़ सकते यदि उस देश के लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा, अमेरिका की वो हालत कर दी अफगानियों ने कि वो उनको अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। आज के डेट में ये होता, अगर इंडिया चला भी जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, तो वो ईस्ट पाकिस्तानी को ये लग जाता कि ये हैं वो लोग जो कि हमें तोड़ रहे हैं, तो वो इंडियन सोल्जर्स को मार के भगा देते।
पॉइंट ये है सर कि टू नेशन थ्योरी यानी कि इस्लाम एक नेशन है, इट्स अ फॉल्सहुड। ये भाई इजिप्ट और सीरिया आए थे यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाने, 3 साल के लिए भी वो इकट्ठा नहीं रह सके। रिलीजन आपको एक प्रेयर में तो इकट्ठा रख सकता है, पर वो आपका समाज के लिए सामाजिक संरचना का काम नहीं कर सकता। आज भी वही हो रहा है, और आप चूंकि उस चीज को रिकनॉलेज नहीं करना चाहते हो, आप उस थ्योरी को मान के चले हो कि ये थ्योरी सही है, इस्लाम इज अ कोहेजन व्हिच विल कीप अस टुगेदर। तो आप ये कह रहे हो कि भारत मुदाखलत कराता है, अमेरिका मुदाखलत करा रहा है, दूसरे लोग मुदाखलत करा रहे हैं, बट देयर इज नो प्रॉब्लम विद अस। आप बताते हो टू नेशन थ्योरी में आपने कहा कि हम एक नेशन बनाएंगे, उसका नाम होगा पाकिस्तान, उसका बेसिस होगा इस्लाम, और एग्जिस्टिंग नेशंस को हम खत्म कर देंगे। बंगालियों को कहेंगे तुम उर्दू बोलो, पश्तूनों से कहेंगे तुम उर्दू बोलो, सिंधियों से कहेंगे तुम उर्दू बोलो, बलोचों से कहेंगे तुम उर्दू बोलो, और जो तुम्हारी अपनी भाषा है उनको खत्म कर दो। ये कौन सा क्रिएशन है जो डिस्ट्रक्शन के ऊपर शुरू होता है? हजारों हजार साल में लैंग्वेजेस बनती हैं और हजारों हजार साल में सभ्यताएं बनती है। तो ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल मैटर है। ये दुनिया को समझ में आ चुका है। पाकिस्तान इज 400 ईयर्स बिहाइंड इन दिस नॉलेज। ये यूरोप को समझ में आ चुका है। उन्होंने भी रिलीजन के नाम पे रोमन एम्पायर बनाया, दूसरे एम्पायर बनाने की कोशिश करी, सब खत्म हो गए। अल्टीमेटली उनको ये समझ में आया कि गॉड इज नॉट अ कोहेसिव फोर्स टू कीप पीपल टुगेदर ऑफ अ डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? टू नेशन थ्योरी का निगेशन ही मल्टीकल्चरलिज्म है, कि आप अगर मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, बंगाली को बंगाली की तरह, पंजाबी को पंजाबी की तरह, सो आपको फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी ये कहने में कि अगर कोई पंजाबियत की बात करता है तो वो पाकिस्तानियत के साथ धोखा कर रहा है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि इंडिया हैड नो इंटेंशन, अगर हमको तोड़ना होता तो हम क्यों तोड़ते उनको अपने में कब्जा करने के लिए या पाकिस्तान को वीक करने के लिए। और कोई देश अगर नहीं टूटना चाहता तो दुनिया की कोई फोर्स नहीं है जो उसको तोड़ सके। आपने न्यूक्लियर बम मार के क्या जापान को तोड़ दिया? जापानीज आज भी जापानीज है। आर्म फोर्सेस के अंदर, किसी भी दुनिया की आर्म फोर्सेस के अंदर वो मेटल नहीं है कि वो किसी स्टेट को तोड़ दे जो लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं। भारत को तोड़ने के लिए कितने लोग आए, हजारों साल से आए, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया सर्वाइव। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आइडिया है आइडिया ऑफ इंडिया, जो इतने लोगों को साथ लेके चलता है, और कितनी फोर्सेज आई इनको तोड़ नहीं पाए। सो ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, वी हैड नो इंटेंशन टू स्प्लिट पाकिस्तान। हम आज भी कह रहे हैं, बारिंग पीओजे के जो हमारा अपना हिस्सा हम मानते हैं, हमारा बाकी पाकिस्तान पे कोई क्लेम नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आप वहां खूब तरक्की करें और इंडिया से भी ज्यादा तरक्की करें। अच्छा फारूक साहब, आपने जो बात की ना ईस्ट पाकिस्तान की कि वो इंटरनल मैटर है, आपके इल्म में है कि कितने रेफ्यूजीज जो थे ईस्ट पाकिस्तान से वो इंडिया चले गए थे? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फिगर है कि वो उनकी तादाद 1 करोड़ थी। 1 करोड़ लोग अगर आपके दूसरे मुल्क में चले जाएं तो क्या फिर भी आप उसको अपना इंटरनल मैटर कह सकते हैं? तो कश्मीर पे भी थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, जूनागढ़ पे, और ये भी प्लीज। अच्छा, वैसे ये इतनी तवील गुफ्तगू हो गई डॉक्टर अभिषेक की, और इतने मुख्तलिफ उसमें वेरिएशन थी और मुख्तलिफ उन्होंने मौज़ूआत छेड़े, तो इस पर तो वैसे ही एक पीएचडी का पेपर लिखा जा सकता है। तो ये मुख्तसर गुफ्तगू में तो इसे नहीं समेटा जा सकता। अच्छा, देखिए अभी इन्होंने बात की कि बाबरनामा भी देख लें और अलबरूनी की किताब भी देख लें, पता नहीं किस किस की किताब का जिक्र किया इन्होंने। देखिए वो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, पहले से मौजूद हैं, लेकिन आज की हकीकत तो वो बयान नहीं करती ना। 47 में जब ये बरे सगीर आज़ाद हुआ है और ये तय किया गया कि इस तरह से तकसीम किया जाएगा, उस तकसीम में जो डंडी मारी गई उसको तो बयान नहीं करती ना। देखिए आपका कोई ज़मीनी रिश्ता नहीं है कश्मीर के साथ। कश्मीर का रिश्ता रिश्ता आपने गुरदासपुर में खराबी करके पैदा किया, वरना कोई रिश्ता आपका नहीं था। दूसरी बात, आज कश्मीर में जो आपके कंट्रोल में है, वहां पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है या इंडिया का लहराया जाता है? वो अगर यही बात है, अगर यही आर्गुमेंट है डॉक्टर अभिषेक का, कि जैसे आपने उनकी सपोर्ट में भी एक बात कही कि 1 करोड़ लोग चले गए, हमारे पास भी हजारों मकबूजा कश्मीर से आए हुए कश्मीरी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पनाह ली हुई है, रहते हैं। वो कोई मिलिटेंट नहीं है,
वो मजदूरी करते हैं, वो जर्नलिज्म करते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं, जिंदगी के हर शोबे के लोग हैं। वो हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में मौजूद है यहाँ के। वो क्यों वहां से हिजरत करके आए? क्योंकि वहां रहना मुश्किल बना दिया गया है कश्मीरियों के लिए। वो सांस आजादी से नहीं ले सकते। उनकी बेटियों, बहनों और माओं का रेप होता है वहां। इंडियन फोर्सेस करती हैं और पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। तो अगर यही ईस्ट पाकिस्तान के लिए ये आर्गुमेंट है डॉक्टर अभिषेक का, तो कश्मीर के सिस्टम में मेरा ये आर्गुमेंट है। तो इस तरह से तो आप ये समझें कि इंडिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो एक बात तो ये हुई। आपका कोई रिश्ता उसके साथ नहीं है। अभी जिक्र किया डॉक्टर अभिषेक ने नफरत का, कि जी हम बनिया कहते हैं, दुनिया की बदतरीन मखलूक है, फलां है, ढिमकान है। देखिए ये वाइस वर्सा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा था और एक खातून थी जो इंडियन थी, अमेरिका में काम करती थी। उनका मजहब हिंदू ही था, तो एक डोमिनेंट वहाँ का है मजहब। उनके वो जाहिर है खातून थी, उनके पास सामान बहुत ज्यादा था, कोई इश्यूज थे उनके, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये हेल्प कर दें। तो एक साथ बैठे हुए एक पड़ोसी के तौर पर, वैसे भी पड़ोसी हैं और वहाँ एयरपोर्ट पे भी पड़ोसी थे, तो वो मैं जो कर सकता था किया। फिर हमारी गपशप हुई। गपशप में उसने बहुत सारी बातें की, ऐसी बातें जैसे डॉक्टर अभिषेक कर रहे हैं। और लेकिन उसने कहा कि ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन तुम मुख्तलिफ आदमी हो, तुम वैसे नहीं हो। तो उस वक्त मेरे बाल सफेद नहीं हुए थे, मेरी उम्र बहुत कम थी। तो मैंने ऐसे ही शरारतन कहा कि ये बताओ, मुझे नाम नहीं उस बीवी का याद, कि यार ये बताओ कि तुमने तो बड़ी अच्छी मेरे लिए गुफ्तगू की, ये बताओ कि मैं अगर हिंदू हो जाऊं तो मेरे साथ शादी कर लोगी? उसने कहा नहीं, तुम्हारे रूट्स मुसलमान हैं और हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये जो बात उस खातून ने कही, ये उसके इम्प्लांट है, उसके हम लाशऊर कहते हैं। अंग्रेजी शकील साहब की बहुत अच्छी है, ये बता देंगे कि लाशऊर किसे कहते हैं। वो लाशऊर में इनबिल्ट है ये बात। मुसलमानों को वहां क्या कहा जाता था और आज भी क्या कहा जाता है? मलीच, नापाक, गंदे, गलीज। हम आपके चौके में नहीं जा सकते, आपके किचन में नहीं जा सकते। उस वक्त भी ये था। हिंदू पानी और मुसलमान पानी क्यों हो गया था वहां? हम इकट्ठे एक प्लेट में खाना क्यों नहीं खा सकते थे? तो ये आपकी, ये है आपकी कल्चर। ये जो आप कह रहे हैं ना आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया जरूर है, लेकिन आज आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की तबाही का बायस है। इसलिए कि आपका सेकुलरिज्म भी इंडिया की जो मेजोरिटी है उसके नीचे दबा हुआ सांस ले रहा है, खिसक रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। आप नहीं किसी दूसरे को जगह देते, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। बाबरी मस्जिद का मामला है, उसकी हिस्ट्री को जाने दें कि वो हिस्ट्री क्या है। आप, ये भी हो गया, आपने तवील अरसे तक उसको लटकाए रखा और उसके बाद फैसला या कोर्ट को यह कह दिया गया कि ये एक हिंदू इशू है और आपका इसमें कोई मतलब नहीं है। बात सेकुलरिज्म भी वो होगा जो हिंदू मेजॉरिटी की मफाद के मुताबिक होगा। आज का इंडिया यही बता रहा है। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये क्रिश्चियन के लिए भी है, ये दलित के लिए भी है, ये सबके लिए है। तो इंडिया दुनिया का कमजोर तरीन मुल्क है, वो कायम क्यों है? इसका बड़ा खूबसूरत राज है, एक बड़ी शानदार बात है। वहां आपकी जो डेमोक्रेसी है, अगरचे मोदी साहब ने उसको तबाह कर दिया उस डेमोक्रेसी को, लेकिन उस डेमोक्रेसी में अभी भी इतनी ताकत है कि वो मजबूत है। और मैं रश से देखता हूं, मैं ख्वाहिश करता हूं काश हमारी भी डेमोक्रेसी ऐसी होती। तो ये डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट जो है उसमें दूसरों के लिए कबूलियत नहीं है। अच्छा, कश्मीर पे आपने एक बात कही थी कि वो भी कहना,
वो शौकत हयात की भी बात की और किसी और का भी आपने जिक्र किया, नूरानी का आपने, एजी नूरानी जी, का। एजी नूरानी। देखिए इस तरह की बहुत सारी, मैंने नूरानी को नहीं पढ़ा, शौकत हयात को पढ़ा है, और लेकिन मुझे याद नहीं है ये बात, उनकी मेमोइर्स मैंने पढ़ी। मैं अभी जब फारिग हूँगा तो ज़रूर देखूँगा, अगरचे उससे पहले मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम करना है, जी, उसको जी। छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये बात है कि हमारे यहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशंस मौजूद हैं, और दक्कन का, जो हैदराबाद दक्कन का मामला है या जो जूनागढ़ का मामला है, इस मामले में हम तनकीद कर सकते हैं, मसाइल हैं। तो अगर कोई एक गलती है, तो उस गलती की बुनियाद पे गलती पर गलती करते चले जाना तो कोई दानिशमंदी नहीं। जी। बेहतर यह है कि हम गलतियों को दुरुस्त करें। तो गलती को दुरुस्त हम कैसे करेंगे? गलती को हम इसी तरह से दुरुस्त करेंगे कि जो जिसका हक है वो तस्लीम कर ले। अच्छा, एक आध कोई और बात थी। हाँ, एक्सेशन जो है कश्मीर का, तो वो क्या है? वो आपके एक, मुझे इस वक्त फौरी तौर पे उनका नाम भूल रहा है। ये जब एक्सेशंस कर हो रहे, जो आपकी स्टेट्स एक्सेशन करनी थी ना इंडिया में, वो उसमें बड़े इम्पोर्टेंट आदमी थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है स्टेट्स की, उसमें एक्सेशन के बारे में, उसी वीपी जमाने मेनन। के हैं। वीपी मेनन, यस। जी। वीपी मेनन की किताब है, चाहे आप उसको देख लें, और चाहे आप चौधरी मोहम्मद अली, जो हमारे बाद में वजीर आजम रहे, उनकी मेमोइर्स को देख लें। उससे ये साबित होता है कि एक्सेशन बाद में हुआ है और हमला पहले हुआ है, कब्जा पहले वहां किया गया है। और इस एतबार से दुनिया में आज भी जो अच्छे दानिश्वर हैं और हकाइक पे नजर रखते हैं, वो इस एक्सेशन को लॉफुल तस्लीम नहीं करते। ये अनलॉफुल है, ये गलत है, ये मशकूक है। अच्छा, अच्छा फारूक साहब। जितने भी वो बातें थी, मैंने कहा कि मैं देख लूं ना। जी। मछली, हाँ, उर्दू उर्दू बोलो। यस, हाँ, अभी पीछे से मेरी वाइफ की आवाज आ रही है, वो भी सुन रही है। वही, हम जब इंडियन फिल्म देखते हैं तो जो गंदा तरीन आदमी है, बाद में एक बात में जो और भी करनी है, जो 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 कानून लॉ ब्रेकर है, जो करप्ट है, जो गलीज आदमी है, आप जब उसका घर दिखाते हैं तो पीछे कलमा लिखा हुआ होता है, मोहम्मद लिखा हुआ होता है। हम्म। क्यों करते हैं आप ऐसा? है ना? ऐसा क्यों करते हैं? ये नफरत नहीं है, ये मुसलमान से आपकी नफरत नहीं है, ये आपकी मुसलमान से नफरत ही है, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री उसको प्रमोट कर रही है। एक बात और करनी है, ये मेरे भाई डॉक्टर अभिषेक ने ये कहा कि हम लोगों को इम्पोज करते हैं कि उर्दू बोलो और अपने रीजनल लैंग्वेजेस छोड़ दो। इससे बड़ी कोई गलत बयानी और हो नहीं सकती। बंगला एकेडमी बनाई गई, और मैं आपको आप आपने तो कराची देखा हुआ है ना, जी। सिंध असेंबली के सामने आज भी बंगला एकेडमी का ऑफिस मौजूद है, और वो काम कर रहा है। पाकिस्तान, गलतियां हुई हैं, मैं गलतियों को तस्लीम करता हूं, लेकिन पाकिस्तान में कभी किसी रीजनल लैंग्वेज को खत्म करने की बात नहीं की गई, उनके मकामी कल्चर को खत्म करने की बात नहीं की गई। वो जो इस वक्त बांग्लादेश के, जिसको कौमी शायर कहा जाता है, बहुत ही तनोतोष वाले मोटे आदमी थे, नाम नजरुल दे, इस्लाम। काजी काजी नजरुल। नजरुल, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को आज भी हम अपना शायर, अपना तस्लीम करते हैं। ऐसी क्या बात है? आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं ना, इस्लामाबाद की सड़कों के नाम आज भी AK फजलुल हक के नाम पर है। रमना है स्ट्रीट, रमना, तो आपको पता है ना, मैं आपको क्या जी, बताऊं। जी, जी। तो ऐसा नहीं है, हम अपने जो रीजनल जितने त्योहार हैं उनको मनाते हैं, रीजनल डेज मनाते हैं, सिंधी नेशनल क्या जो है कल्चरल डे मनाते हैं, कल्चरल डे मनाते हैं,
सारे कल्चरल डे मनाते हैं, जी ऐसा नहीं है। देखिए ये जो हमारी शिकायत है ना, हमारी शिकायत यही है कि इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा करके ये भी एक मुदाखलत की शक्ल है। और ये भी यानी अगर बुरा ना मनाए, मैं बहुत माजरत के साथ अपने भाई डॉक्टर अभिषेक के सामने कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है, बुरा अमल है, ये ना करें आप, ऐसा नहीं है। अच्छा बहरहाल हमारी तरफ से गलतियां हुई हैं, गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। एक्सेशन के जो मामलात हैं उन मामलात में, उसमें जी गलतफहमियां भी हुई होंगी, गलतियां भी होंगी, गलत डिसीजन भी हुए होंगे, वो अपनी जगह पर है। पर आज की बात करें तो आज जी क्या आप दुरुस्त हो गए हैं? आप नहीं हुए हैं। आज आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको किसने ये हक दिया है कि वो ये कहे कि हम पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई का हक रखते हैं? तो फिर तो हम भी रखते हैं, क्योंकि आपने पूरे बलूचिस्तान को तबाह किया हुआ है। आपने सवात में जब टेररिस्ट मौजूद थे, उनके पास इंडियन असला था, उनके पास इंडियन करेंसी थी, वो उनके इंडियन लिंक्स थे, तो क्या हम भी हमला कर दें? आपकी और नहीं उनके सर ऐसा। फारूक साहब ये भी कहा जाता है कि उनके खतने भी नहीं हुए थे, देवर नॉट सर्कमसाइज्ड, वो जो लड़ रहे थे वहां पे। मैं इतना डीपली नहीं गया ना, मैंने देखा, बातें ऐसी हुई थी। जी अच्छा सर, दो तीन बातें आपने की कि आपने कहा कि हमने गलतियां की, तो एक तो यह है कि सम मिस्टेक्स आर इररेपरेबल। ये नहीं होता कि आज आपने गलती की 10 साल बाद 50 साल बाद आप कहें नहीं नहीं यार वो मेरे से गलती हो गई थी अब वो कर लो। तो स्टेट के जो मामलात हैं वो इस तरह नहीं चलते। इफ यू मिस द बस यू मिस द बस, यू शुड एक्सेप्ट दैट विद एन ओपन आर्म, विद एन ओपन हार्ट। तो सर बात यह है कि जूनागढ़ की आपने बात नहीं की कि कंटिगुअस ठीक नहीं ठीक, था। नाम जी लिए सर। बगैर कर दी, नाम जी लिए जी बगैर कर दी। जी। और दूसरा सर कश्मीर का जो आप फरमा रहे हैं ना कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, सर जावेद बेग हैं, बारामूला से उनका ताल्लुक है, वो मेंबर रहे हैं वहां असेंबली के, उनसे भी मैं आपका एक डिस्कशन करवा सकता हूं। वो तो यही रोते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई पाकिस्तान से आए हुए लोगों की वजह से हुई और उन्होंने की। हाफिज सईद साहब का क्या मफाद था वहां पे? वो वहां पे जाके मारते हैं। अगर आप वहां जाके बम फोड़ेंगे तो आप वहां की अथॉरिटी से क्या तवक्को रखेंगे? तो सर बात वही है कि अगर अगर आप अपना तनकीदी जायजा नहीं लेंगे तो फिर आप बेहतरी नहीं ला सकते। और सर जो 47 में हुआ, आपने बात की उसकी गुरदासपुर की, तो सर गुरदासपुर का उस पर बहुत बहस हो चुकी है, आपने शायद वो देखी नहीं। प्रोफेसर इश्तियाक की किताब है, एक तो फसादात पे है, फिर एक जिना साहब पे है, मोस्ट डिटेल्ड वर्क्स ऑन दीज टू इश्यूज। और पठानकोट में उसके बावजूद थोड़ी सी मेजोरिटी थी गुरदासपुर में मुसलमानों की, और वो मेजोरिटी भी कैसे हासिल हुई थी? अहमदियों को मुसलमान शुमार करके, क्योंकि कादियान भी वहीं पे वाक़ है। और उसके जो दूसरे फैक्टर्स थे, शकरगढ़ जो थी उसकी तहसील थी जो पाकिस्तान को मिल गई, और जो वहां पे बॉर्डर बनाया गया वो रावी रिवर को बनाया गया। और इसके मुझे साथ साथ मौका सर दीजिए, मैं पाकिस्तान में, बेहतर है सर कि मैं, ये छोटी छोटी बात करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, लंबी बात हम कोई जी भी ना करें। एक दो सर, आपने इश्यूज उठाए तो आप मुझे बात करने दें, फिर आप अगली सर बात कर लीजिएगा। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड, उसमें गुरदासपुर की तो बात होती है, हर शख्स करता है, लेकिन चटागांग की नहीं करता। कि चटागांग नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होने के बावजूद पाकिस्तान को मिला। शकील तो साहब सर मुझे इस तरह की जो चीजें मौका हैं। तो दें। और सर ये जो आपने कहा ना कि कश्मीर में, कश्मीर की एक्सेशन जो है बाद में हुई, वहां पे कब्जा पहले हो गया। सर आपको पता है कि वो जो ट्राइबल इन्वेजन था, ट्राइबल इन्वेजन कब शुरू हुआ और किन हालात में हुआ? जबकि पाकिस्तान का एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कि हम हालात को जूं का तूं रखेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे।